टर्म पे कोएफिशिएंट को डिलीट करना था। ठीक है जी, दो हमारे पास रूल्स थे जो हमने देखे थे, उसके मुताबिक अगर 7n-3 है तो इसमें क्या होगा कि 7n-3 में से -3 आपकी लोअर ऑर्डर टर्म होगी जो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, 7n-3 है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो मैं टाइप कर रही हूँ? यस आ रहा है। ठीक है, 7n-3 था, तो अगर मैं लोअर ऑर्डर टर्म को डिलीट कर देती तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 7n। ठीक है, और अगर इस 7n यानी हायर ऑर्डर टर्म में से मैं कोएफिशिएंट डिलीट कर देती तो मेरे पास सिंपली क्या रह जाता है, तो मेरे पास इसकी बिग ओ नोटेशन में क्या आता है, ऑर्डर ऑफ या बिग ओ ऑफ n। ठीक है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी रह जाती है। ठीक है, बिग ओ का मतलब ये था कि n से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह देती हूँ कि ये n क्यूब से भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है, तो ये गलत तो नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमने की थी कि अगर n की वैल्यू अगर 10 है तो n क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1000 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि 10 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेगा तो फिर इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि 1000 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेगा। 1000 सेकंड से ज्यादा चलेगा, ये गलत तो नहीं होगा ना? नो मैं होगा, लेकिन हमने इधर बात तो अप्रोक्सीमेट सही है यानी ना, उसके करीब कर ले। अगर मैं ये कह दूं कि 1000 सेकंड ज्यादा नहीं चलेगा, 1000 सेकंड से कम ही चलेगा, तो इसका मतलब वही बात होगी, मैंने कोई बात तो नहीं की। लेकिन बिग ओ में क्या होता है कि आपने आपने टाइट देनी होती, अप्रोक्सीमेशन देनी है। टाइट अप्रोक्सीमेशन यानी टाइट अपर बाउंड का ये मतलब है कि आपने मिनिमम जितना भी आप बता सकते हैं उतना मिनिमम आपने बताना है। यानी अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ एन है तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब नहीं करेंगे। ठीक है, बिग ओ ऑफ एन क्यूब नहीं कहेंगे, आप बिग ऑफ एन ही कहेंगे, क्योंकि आप जितना लोअर एंड पे बता सकते हैं उतना लोअर आपने जाके अपर बाउंड की वैल्यू बतानी है। यानी अगर आप कहते हैं कि 10 से ज्यादा नहीं तो दैट मीन्स कि 10 से ज्यादा नहीं, आपने ये नहीं कहना ठीक है 20 से ज्यादा नहीं। ठीक है, आप ये वाली बात नहीं कर सकते। आप जितना नीचे आके बात करते हैं, जितना लोअर बाउंड उसका सॉरी अपर बाउंड जो है वो जितना नीचे होगा उतनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, मतलब ज्यादा एक्यूरेट होगी, यानी टाइटर बाउंड होगा। ये बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमने हमारे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है जिसमें उसने लिखा हुआ है 8n²। ठीक है, 8n² log ऑफ n प्लस 5n, ये आपके सामने लिखा है 5n² प्लस n। इसमें से लोअर ऑर्डर टर्म्स को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 8n² 2 log n रह जाएगा, बाकी लोअर ऑर्डर टर्म हम खत्म कर देंगे। लोअर ऑर्डर टर्म को डिलीट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 8n² log n। अच्छा, लोअर ऑर्डर टर्म कौन सी है, n, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लोअर ऑर्डर टर्म कौन सी है, 5n² प्लस 2 भी लोअर ऑर्डर टर्म। ठीक है, तो सारी लोअर ऑर्डर टर्म्स को हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे पीछे क्या बचा, 8n² log ऑफ n। ठीक है, इसमें से अगर हाई, और फिर हमने क्या कहा था कि हायर ऑर्डर टर्म में से कौन से कोएफिशिएंट डिलीट कर देना है। अगर हमने 8 को डिलीट कर दिया तो हमारे पास क्या रह गया पीछे, बिग ओ ऑफ n² log n। n² log n। ठीक है, सिर्फ ये रह गया सिंपली हमारे पास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जनरली जो यूज हो रही होती हैं आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी 1 दी है। ऑर्डर ऑफ 1 या फिर बिग ओ ऑफ 1 कांस्टेंट है और इसका रन टाइम जो है वो फिक्स्ड होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी चीज का वैल्यू आ गई है या आपको पता लग गया कि ये n की वैल्यू आपको पता लग गई है, ठीक है, तो अब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी अगर आपके पास n की वैल्यू 10 है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि ये 10 टाइम्स चलेगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई है। तो जब कांस्टेंट की नोटेशन होती है तो कांस्टेंट को हम ऑर्डर ऑफ 1 या फिर बिग ओ ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, so regardless of the amount of information being processed,
है, मतलब इंस्ट्रक्शंस आपके पास एक दफा चलेंगी या 10 दफा चलेंगी या 100 दफा चलेंगी, लेकिन अगर आपको ये फिक्स नंबर पता है तो दैट मीन कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको ये वैल्यू पता है, तो कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 1 यूज करें। You are currently the only person in this conference. ठीक है, उसके बाद लॉग एन है, लॉगरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी है। ये लॉगरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो थोड़ी स्लोअर ग्रोथ करती है, ठीक है, और ये किस चीज में क्या प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पे आप डिविजन कर रहे होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आती है उसको आप छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर वो स्मॉल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या है कि आपने डिवाइड कर दिया है, तो वो आधी आधी करके वो हर दफा आपका हाफ पार्ट जो है वो रिमूव होता जाता है और हाफ पार्ट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल ट्रीज है, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि ट्री के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आंसर होगा, तो राइट हैंड साइड रिमूव हो गया, अब जो रिमेनिंग ट्री है उसमें से भी आपने हाफ करा, फिर हाफ कर लिया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे हम स्मॉलर में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसमें हो रही है, स्मॉलर प्रॉब्लम में हो रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली जो है वो लॉगरिथमिक यानी कम आ रही होती है। एन जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन, आपने ऑर्डर ऑफ एन तो थ्रू आउट एग्जाम्पल में देखा है, वो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ता है यानी एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है, तो सेम क्या होता है कि लीनियर फॉर्म में हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद एन लॉग एन है, व्हेन एन डबल्स रन टाइम स्लाइटली मोर देन डबल, क्या होता है कि एन की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है जब एन लॉग एन होती है तो वो स्लाइट डबल से थोड़ी सी ज्यादा होती जाती है, ठीक है। डबल तो आपका हुआ ना कि 2 टाइम्स हो गया, लेकिन ये डबल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये कहाँ पे यूज होती है, कॉमन प्रॉब्लम इनकी क्या है कि जब आप डिविजन करते हैं और हर जो प्रॉब्लम आपने डिवाइड की हुई है आप उसको सॉल्व करते हैं और वापस मर्ज करते करते ऊपर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि जब आपने डिविजन की है तो आपकी लॉग एन हो गई, ठीक है, फिर जब वो आपने डिवाइड की वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो एन जब ऊपर आए तो वो एन से मल्टीप्लाई हो, मतलब सारों को मर्ज करने में आपने एन एन कॉम्प्लेक्सिटी दोबारा यूज हो गई तो वो मर्ज हो गई, यानी लॉग एन आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ये चीज आप देख लेंगे मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम जब आप देखेंगे, उसमें क्या होता है कि एरे है, अगर आप मर्ज सॉर्टिंग कर रहे हैं तो पहले आप पूरी उसको डिवाइड करते हैं, फिर वन बाय वन आप उसकी सॉर्टिंग करते करते वापस ऊपर आते हैं, तो उसमें जब डिवीजन हो रही है उसमें तो आपने लॉग एन लग गई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, और जब वापस उसको सॉर्ट करते हुए ऊपर आते होते हैं और मर्ज कर रहे होते हैं तो फिर जब मर्ज करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है, तो वो एन लॉग एन में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है जिसमें एन स्क्वायर होता है, और इसमें क्या है कि आपका 4 टाइम्स यानी 4 फोल्ड्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एन क्यूब, क्यूब में आपका 8 फोल्ड इंक्रीज है, जाहिर सी बात है अगर आप 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 8 टाइम्स हो गया, तो 8 फोल्ड इंक्रीज है, ठीक है। और अगर आप 2 रेज़ टू पावर n कर देते हैं आप, यानी n आपकी पावर में ही आ गया सिंपली, तो वो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी स्क्वायर में वो डबल हो जाती है, और ये ब्रूट फोर्स के केस में यूज होता है। ब्रूट फोर्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक चीज को हर एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस जब आप निकालते हैं, ठीक है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आप ये करते हैं कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, तो जब आप इस तरह की चीज करें जहाँ पे आपने ऑल पॉसिबल जो उसकी ऑप्शन है उसको ट्राई करना है, तो वो ब्रूट फोर्स होती है, उसको हम ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कहते हैं, कि जितने पॉसिबल ऑप्शन है ना सारे लगा लो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा हो जाती है, और एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम का हम इतना सपोर्ट, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिदम्स हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं होते। अच्छा, ये एक टेबल के थ्रू उसमें ना आपको एग्जांपल दी हुई है, अगर फॉर एग्जांपल n है हमारा इनपुट साइज, ठीक है, और ऐसे जैसे हम n को डबल करते जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि सारी कॉम्प्लेक्सिटीज किस तरह से चेंज होती है। अगर n मेरे पास 8 था तो जो n वाली कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो 8 ही रहेगी, जाहिर है वो लीनियर है, ठीक है। जब लॉग n की बात की तो हमने कहा था लॉग n जो है वो स्लो ग्रोथ करता है, ठीक है, तो अगर 8 था तो लॉग n क्या है 3, ठीक है, तो आप देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी कम है। उसके बाद 5n की बात की है, तो 5n की कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली सिर्फ क्या है, 5 की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आ रहा है, वरना ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर 8 है तो इधर 40 होगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद n log n है, तो n log n में हमने कहा था कि डबल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है,
यहाँ पे 24 आ गई है। ठीक है, जब 8 हमारा साइड था तो यहाँ पे 24 उसकी वैल्यू आ गई है। n स्क्वायर की बात की तो वो 4 है, ठीक है, तो 8 था तो 64 हो गया, ठीक है। और 2n की बात करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल है, अगर 8 का इनपुट था तो 256 पे जा रहा है। अब इस 8 को हम डबल कर देते हैं, यानी साइज ऑफ इनपुट को हमने डबल किया और हमने उसको 16 कर दिया, ठीक है। तो log n हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, जहाँ 3 था वहां 4 हो गया, बिल्कुल माइनर इंक्रीमेंट आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी में। 5n में भी क्या है कि 40 था वो 80 हो गया, यानी वो भी डबल ही हो रहा है, ठीक है, उसमें भी कुछ इंक्रीज है। उसके बाद n log n की बात करें, n log n में 24 था वो 64 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी थोड़ा सा उसमें इंक्रीज आ रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो जहाँ 24 था वो 64 हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, यानी एक रीजनेबल इंक्रीमेंट है। एम स्क्वायर की बात करें तो पहले 64 था, अब 256 हो गए, यहाँ पे इंक्रीमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब हमने 2n की बात करनी है, यानी 2 रेज़ टू पावर n की बात करें, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 256 से हमारे पास बहुत ज्यादा लॉग एन के केस में आप देखोगे 4 5 7 डबल करते जाते हैं, बहुत होती है, तो लॉग एन वाले आते हैं हमारे पास बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और इस टाइम में 5n हमारे पास क्या है कि ठीक है, तो एन लॉग एन में हमारे पास हो रहा है, इसमें भी मार्जिन ज़्यादा है लेकिन कितना ज़्यादा है। एन स्क्वायर में क्या देखिए मार्जिन हमारे पास कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा 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 है, ठीक है, लेकिन वो एन में इंक्रीमेंट हो सकता है, कह रहे हैं सर। कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है वो पिक्टोरियल, एन पिक्टोरियल। पिक्टोरियल क्या होता था, पिक्टोरियल का पता है फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला उसको उसको प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर, यानी 8 का फिक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 का फिक्टोरियल, और अगर 7 का फिक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 का फिक्टोरियल, 10 का फिक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 का फिक्टोरियल, ठीक है। यानी n फिक्टोरियल n है तो उसके इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 का फिक्टोरियल, ठीक है जी। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने लेना है 10 का फिक्टोरियल, तो फिर वो क्या होगा 10 इंटू 10 माइनस 1 कितना होता है करते जाएंगे 9 का फिक्टोरियल, ठीक है, 9 का फिर ठीक है। इसी तरह ही अगर मैंने 2 का फिक्टोरियल लेना है तो वो क्या होगा 2 इंटू 1 का फिक्टोरियल, ठीक है। और या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2, ठीक है, या अगर मैं 3 का फिक्टोरियल ले रही हूँ, 3 का फिक्टोरियल ले रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 का फिक्टोरियल ले रही हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 का ले रही हूँ तो वो मैं लिखूंगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 1, ठीक है, एस सो वन, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह 6 फिक्टोरियल लेती हूँ तो मैं लिखूंगी कि 6 इंटू 5 का फिक्टोरियल, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो 1 2 ये 5 है, ये यहाँ 5 के फिक्टोरियल की जगह आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज है कि 0 फिक्टोरियल, 0 का फिक्टोरियल क्या होना चाहिए मैम 0 ही होगा। मैम 1 आता है 1 आता है जी, 0 फिक्टोरियल 1 होता है।
क्योंकि जब हम 1 का फैक्टोरियल ले रहे हैं तो 1 आता है, तो 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल हुआ है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 की इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। 0 का फैक्टोरियल 1 जो है वो उसका छोटा सा, अगर आप लोग करना चाहें तो वो देखें, वो इजी है, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। उसमें भी हम नहीं जाते, आप बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि पिक्टोरियल होता क्या है। तो ये पिक्टोरियल की सीरीज है, इसका पिक्टोरियल होता है। अब उसने ये कहा है कि अगर यहाँ आप देखो स्लाइड में लिखा है कि सपोज द प्रोग्राम हैज अ रन n pictorial order of n pictorial या big O of n pictorial and the run time for n is equals n equals to 10 is 1 second। उसने कहा है कि अगर n की वैल्यू हम 10 लेते हैं तो रन टाइम हमारा कितना है, 1 सेकेंड है, ठीक है। तो अगर n इक्वल्स टू 10 की बजाय अब हम इसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं और हम सिर्फ 10 की बजाय इनपुट साइज 12 कर देते हैं, यानी अगर हमने 10 इनपुट साइज दिया था अब इसको हम 12 कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, कितना रन टाइम होना चाहिए। 12 का क्या मतलब है, 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल कह लें, ऐसे ही है। मैम इधर फिक्टोरियल लेने हैं ये वाला जो 12 के। उसने उसने क्या कहा, उसने कहा है कि ये जो टाइम है, ये टाइम जो है ये उसमें एल्गोरिथम जो टाइम लेता है या प्रोग्राम जो टाइम लेता है वो n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल टाइम लेता है। अब उसने कहा है कि n की वैल्यू 10 थी, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिया, n का फैक्टोरियल ले लिया और वो उसने कह दिया कि वो 1 सेकंड है, ठीक है। उसको रन करने में हमें कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड टाइम लगता है। इसी तरह ही अगर 12 n वैल्यू 12 कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12 का फैक्टोरियल, यस मैम। ठीक है। जब 12 का फैक्टोरियल होगा तो अब 12 का फैक्टोरियल हुआ 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, ऐसे कह सकती हूँ मैं इसको, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर 12 इंटू 11 10 का फैक्टोरियल है तो 12 इंटू 11 करो, क्या आता है, 120, ma'am. 122. 132 आएगा। 132 130, ma'am. इंटू 10 का फैक्टोरियल, सही है। Yes, ma'am. मेरी आवाज में फैक्टोरियल जो है उसके 1 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 132 इंटू 1 हो गया टाइम हमारे पास, यानी इसका मतलब कि 132 सेकंड लगे हमें, यस मैम। ठीक हो गया। यस मैम। अब 132 सेकंड तो उसने क्या कहा, 2 मिनट, n इक्वल्स टू 14 हो गया, ठीक है। n इक्वल्स टू 14 का क्या मतलब है, 14 का फैक्टोरियल में 14 इंटू 13 into 10. इंटू 12 Into फैक्टोरियल, 12. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि 12 का टाइम हमारे पास है ना 2 मिनट का या 132 सेकंड का, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 14 इंटू 13 कितना हुआ, 182 हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 132 से, 132 सेकंड से हमारे पास, ठीक है। Yes, ma'am. क्या आया, 24024 सेकंड, which is equivalent to 6 hours, ठीक है। यानी सिर्फ 2 के इंक्रीमेंट से इनपुट साइज में सिर्फ 2 के इंक्रीमेंट से हमारे पास 6 आवर्स का इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब हमने 10 से 12 किया तो 2 मिनट का इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा था। जब हमने 12 से 14 किया तो 6 आवर्स का इंक्रीमेंट हो गया, वो भी बहुत ज्यादा है। अब 14 से अगर हम 16 इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 2 मंथ्स का टाइम ले जाता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड इसी तरह हम 18 करें तो 50 इयर्स पे चला गया, और जब हम 20 करते हैं तो 200 सेंचुरीज पे चला गया। यानी आपको देखें कि मैंने सिर्फ 10 से 20 का इंक्रीमेंट किया है, यानी 20, अगर मेरे पास एरे 10 साइज की थी और अब मैंने 20 के साइज की कर दी है, तो उसकी वजह से मेरे पास टाइम का इंक्रीमेंट कितना ज्यादा है, यानी जो पिक्टोरियल की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है।
Yes, यानी ma'am. ये एक्सपोनेंशियल को भी एक्सीड कर रही है। तो अगर कोई एल्गोरिदम ट्यूटोरियल की कॉम्प्लेक्सिटी रखता है तो हमने वो एल्गोरिदम को प्रेफर नहीं करना। ठीक है जी, ये क्लियर है ट्यूटोरियल? यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम कोड्स देखेंगे और हम स्टडी करेंगे कि किस कोड में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास जो कांस्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। कोड्स में क्या होता है, बेसिकली हमने कांस्टेंट स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, डिक्लेरेशंस की होती हैं, इनिशियलाइजेशंस की होती हैं, कुछ वैल्यू की होती है, कुछ इस तरह की चीजें की होती हैं। ठीक है, फिर हमने लूप्स लगाए होते हैं। ठीक है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, इस तरह के लूप्स लगे हुए हैं, नेस्टेड लूप्स हैं, लूप्स के अंदर लूप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। फिर हमारे पास एनालाइजिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स का ये मतलब है कि ऊपर लूप लगा है, नीचे कोई और स्टेटमेंट, फिर कोई लूप लगा है, फिर नेक्स्ट लूप लगा है। मतलब कोड तो ऐसे ही चलता है ना, कोड में कोई फिक्स तो नहीं है कि अब लूप लगेगा इसके बाद लूप नहीं लग सकता, ये यहाँ पे नेस्टेड लूप लगा हुआ है तो इसके बाद। अच्छा, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सिंपल डाटा टाइप्स इंट x इक्वल्स टू y। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है, आपको पता है वो एक दफा चल रही है और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, यानी वो एक दफा रन हो रही है, एक दफा रन हो रही है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी। इतना 1 सेकंड ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है, उतना ही टाइम ले। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 या बिग ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स है। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, भी आप देख लो कि x इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 4 माइनस z, ये आपकी एक कांस्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सिंपल वो है। उसके बाद एरे रेफरेंसिंग है, एरे असाइनमेंट है, एरे को कोई वैल्यू असाइन करें आप तो वो आपकी एक स्टेटमेंट हो गई। फिर कंडीशनल टेस्ट है, अगर आपने इसके अंदर की एक स्टेटमेंट को चेक करना है तो वो एक ही दफा रन हो रही है। ठीक है, दोबारा रन होगी तो दोबारा से उसको काउंट कर लेंगे, लेकिन है ये कांस्टेंट टाइम। ठीक है, इसमें कोई लूपिंग नहीं है, इन स्टेटमेंट में कोई इस तरह की चीज नहीं है कि आप इसमें दोबारा दोबारा ये रन हो रही है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट। उसके बाद है जी लूप्स। लूप्स को हम एनालाइज करते हैं तो हमने 2 पार्ट्स में एनालाइज करना है, हाउ मेनी आइटरेशंस आर परफॉर्म्ड और हाउ मेनी स्टेप्स पर आइटरेशन। यानी इसका मतलब है कि हमने पहले देखना है कि जो फॉर लूप है उसमें कितनी आइटरेशंस परफॉर्म हो रही है। ठीक है, यानी फॉर लूप कितनी देर तक चलेगा, कितने टाइम्स रन होगा, और उसके बाद हर दफा जब फॉर लूप रन होता है तो उसके अंदर कितने स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, यानी हर आइटम पे कितने स्टेप्स परफॉर्म होंगे। तो अब आपके सामने जो कोड लिखा हुआ है इसमें आप फॉर लूप देखो, फॉर लूप कितने टाइम्स रन एंड Ma'am, n time, ma'am. टाइम होगा मैम। ठीक है, फॉर लूप Number एन टाइम्स रन हो रहा है और उसके हमने इसकी तो ले ली, चलो फॉर लूप की हमने कह दिया कि ये एन टाइम्स रन। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारी आइटरेशन। अब पर आइटरेशन हमारे पास कितने स्टेप हैं, स्टेप्स बताओ अब क्या है। प्रिमिटिव स्टेप्स तो याद होंगे ना। मैम ये लेस देन एन वाला एक तो हो गया लूप के अंदर। ma'am, j equals to o, j plus plus, जे ये इक्वल टू प्लस जीरो, प्लस हो गया। जे इक्वल टू जीरो जो है वो पर आइटरेशन रन नहीं होगा, जे प्लस प्लस रन होगा हर आइटरेशन में। sum equals to sum plus j. इक्वल टू उसके बाद सम वाला आ गया। और प्लस। ठीक है, तो ये 4 आपके पास स्टेप्स हैं जो हर आइटरेशन में परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और ये सारे स्टेप को हम ये क्योंकि कांस्टेंट स्टेप्स हैं तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी आया है ऑर्डर ऑफ 1, तो आप इसको क्या ले लेते हैं 4। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ 4 कहते हैं। तो लेकिन हमने कहा है जब हमारे पास कांस्टेंट होगा तो उसको हम क्या लेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 लेंगे। ठीक हो गया, जब हमें पता है कि इतना है तो हम उसको ऑर्डर ऑफ 1 लेते हैं, यानी कांस्टेंट लेते हैं। अब क्या करना है कि 2 चीजें आ गई, एक नंबर ऑफ आइटरेशंस आ गई और एक हाउ मेनी स्टेप्स पर आइटरेशन आ गई। ये हमारे पास n का, और हमने आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, पर आइटरेशन। वन से। ठीक है, तो हमने ये किया तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n इंटू 1। ठीक है, n इंटू 1 n हो गया तो ये ऑर्डर ऑफ n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है जी, आगे चलें। ये Yeah.
फिजाद मक्की अपना बंद कर साइड दो। चेंज हो रही है आप लोगों के पास? साजिद क्या कह रहा है? माइक बंद कर हो रहा है। अच्छा अच्छा साइड चेंज हो रही है आप लोगों के पास? यस मैम, शो स्क्रीन। यस मैम, श्योर। ठीक है। अच्छा अब ये देखो, इस लूप को, लूप में क्या होगा? दो चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी थी, वो क्या थी? नंबर ऑफ एक इटरेशन और नंबर स्टेप ऑफ ऑफ आइटरेशन, इटरेशन। ठीक है। नंबर ऑफ आइटरेशन क्या है, कितनी देर तक चलेगा ये लूप? मैम 100 टाइम्स तक 100 चलेगा। 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। 100 टाइम्स का मतलब है 100, 100 तो हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ 100 टाइम। 100 टाइम्स चलेगा। चलो इसको 100 टाइम्स रिज्यूम कर लो, बाकी को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 100 टाइम्स चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली हमारे पास क्या स्टेप्स थे? ये था, ये था, प्लस था और ये equal। 4 स्टेप्स। ठीक है, ये 4 स्टेप थे। 4 स्टेप्स को हमने क्या लिया, इसको ऑर्डर ऑफ 1 करना था हमने। ठीक है, तो Yes. हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 ही रह गया। बेसिकली ऑर्डर ऑफ 4 आया, फिर उसको हमने ऑर्डर ऑफ 1 कर दिया। ठीक है, कूल है मैम ये। जब हमारे पास कांस्टेंट है, हमें पता है कि वो 100 सेकंड्स लेगा। जब भी हमने कहा है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? बिग O ऑफ 1 के साथ। बिग O 1 से हाँ, बिग O ऑफ 1 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट Constant। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। वरना क्या हो, तुम हर कोड की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 10, ऑर्डर ऑफ 20, ऑर्डर ऑफ 50, ऑर्डर ऑफ 50, इस तरह नहीं हम ले सकते। ठीक है, हमने एक फिक्स कर दिया है कि जब हमारे पास कांस्टेंट होगा तो हम उसको ऑर्डर ऑफ 1 लेंगे या बिग O ऑफ 1 लेंगे। ठीक हो गया मैम। ठीक है, अब इसको देखेंगे। अब इसमें क्या है, just like a single loop and evaluate each one of nesting। आपने नेस्टेड लूप्स ले ली। ठीक है, जब आपके पास नेस्टेड लूप है, यानी और लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आउटर लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे क्या क्या कितनी आइटरेशंस है। उसके बाद आप इनर लूप में आएंगे और इनर लूप को फिर आप फॉर लूप की तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम करते हैं। आउटर लूप में आपने क्या कहा, कितनी आइटरेशंस थी आपके पास? यहाँ पे आप तो N और J प्लस प्लस 3 है। 2 है n मैम। है। उसके बाद आपके पास ये एक और फॉर लूप आ गया। ठीक है, अब ये आप सेपरेट कर दें जो है ना आपने लिया हुआ है। अब इस फॉर लूप में क्या है कि आप पहले इसकी आइटरेशंस निकालेंगे और फिर आप हर आइटरेशंस निकालेंगे। ठीक है, अब ये कितनी देर तक चलेगा? k इक्वल्स टू n, k ग्रेटर देन 0 और k माइनस 1, यानी n से लेके 0 तक चल रहा है। तो कितने टाइम्स चला? एंड N n टाइम्स ही चल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n होगी, यानी n लूप की आइटरेशंस कितनी है? n। ठीक है, और उसके बाद इसमें करेंगे कितने ऑपरेशंस हैं? 4 ऑपरेशन और 4 मैम। तकरीबन 5 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे ऑपरेशंस की हम क्या कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं, हम क्या लेते हैं? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। अब हम इसको पहले इवैल्यूएट करेंगे। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n N मल्टीप्लाई बाय 1 into तो 1 बिग yes O मैम ऑफ n आ जाएगा। बिग ऑफ n आ गया। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो गई बिग O ऑफ n और इसमें आइटरेशंस कितनी थी? n। अब हम इन दोनों को करेंगे। ये हमारे पास आता है n मल्टीप्लाई बाय बिग O ऑफ n। ठीक है, तो अब क्या हुआ? बिग O ऑफ n इंटू n हो गया और इसको हमने क्या लिख लिया? बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये स्क्वायर है। ठीक हो गया। मैम ये बताया ना, ये जो अभी आपने बताया n इंटू बिग n इज इक्वल टू, ये बताया मैम दोबारा, ये n कहाँ से आया मैम ये वाला?
हाँ ये n कहाँ से? ये देखो, पहले हमने इसकी आइटरेशन निकाली, सॉरी इसकी आइटरेशन निकाली, हमने कहा ये n है, उसके साथ हाँ, हमें ठीक हो मल्टीप्लाई करना था इसके वाला, ठीक है। हमें जी, नहीं जी, पता जी। इनपुट क्या है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है। हमने फॉर लूप में क्या है कि आउटर वाला उसकी फॉर लूप कितनी आइटरेशन और स्टेप कितना लगता है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा मैम एक सवाल है मैम, पर स्टेप जो ऊपर वाली लूप है उसका नहीं देखेंगे मैम पर स्टेप? तो वो देख रहे हैं ना, ऊपर वाली लूप के अंदर पर स्टेप यही तो है, अंदर वाला लूप। मतलब उसके पर स्टेप नहीं गिनेंगे, अंदर वाली लूप के पर स्टेप गिनेंगे? बेटा ऊपर वाली लूप के अंदर क्या लगा हुआ है, उसके पर स्टेप मैम में ये फॉर लूप है ना, उसके पर स्टेप में यही यही कोड है ना, यही पीस ऑफ कोड है ना, हाँ यही है। यही है ना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे तो पर स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई ना। सही सही सही, ठीक हो गया मैम। अच्छा, अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए, अब इसमें कोई सिंपल अस्सलाम स्टेटमेंट। वालेकुम। वालेकुम मैम सलाम। मैम मैं ट्रैवलिंग में हूँ इस टाइम। हम लोग गए थे यूनी, कुछ काम था तीर और मैं, तो मैं रास्ते में ये लेक्चर तो ले रही हूँ, मेरे पास हैंड पे नहीं, आवाज नहीं आ रही, जस्ट ऐसे ही सुन रही हूँ मैं। लेट ज्वाइन किया था। तो क्या करूँ अब? वो जुबैर भाई मैम वो वीडियो बना के लोड कर देते हैं, जुबैर है क्या नाम है उनका, वो भेज देंगे आपको ग्रुप के अंदर। थैंक यू यूट्यूब भाई। के अंदर हाँ उनका है। हाँ हाँ वही वही वही। अच्छा जी, हम बात करें कि हमने नेस्टेड लूप्स को कैसे एनालाइज करना है। हमने कहा था जब फॉर लूप होगा तो हम उसमें दो स्टेप्स लेंगे, एक उसमें कितनी आइटरेशन है और दूसरा पर आइटरेशन हमने क्या करना है, पर आइटरेशन हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर लूप के केस में नेस्टेड लूप्स आ गए। अब पहले नेस्टेड लूप के केस में क्या करना है, आउटर लूप को तो हमने n काउंट कर लिया, उसकी आइटरेशन हमने निकाल ली। इनर ने जब Yes. इनर स्टेटमेंट्स को देखा तो उसके अंदर एक और फॉर लूप था। अब उसको हम ट्रीट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे कि उस फॉर लूप के लिए हमने उसने भी वही काम किया, दो स्टेप्स लिए हैं कि उसकी आइटरेशंस के कितनी आइटरेशंस हैं और आइटरेशंस कितने स्टेप्स हैं। उसमें हमने ये देखा कि उसकी आइटरेशंस थी n, ठीक है, और पर आइटरेशन उसके ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स थे, तो 5 स्टेप्स को हमने ऑर्डर ऑफ 1 में ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट थे। जब हमने ये लिया तो हमने इसकी पूरी की अगर इवेल्युएट करना था इस इनर पूरे स्टेप्स को, फॉर लूप को, तो हमने क्या किया, हमने ऑर्डर ऑफ n इंटू 1 किया तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आई है, इसके अंदर जो इनर स्टेटमेंट थी या स्टेप्स थे, यानी ऑर्डर ऑफ n आ गई है।